हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं जिसमें हम MPADPO के 5 सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे एक ही वीडियो में। ये जो 5 सब्जेक्ट्स आज मैं करवाने वाली हूँ आपको, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे कि आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन हो सके 5 सब्जेक्ट्स का। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और आज जो हम सब्जेक्ट्स के MCQs करने वाले हैं वो है पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, दूसरा करेंगे हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तीसरा करेंगे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, चौथा करेंगे हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट और पांचवा हम करेंगे MP विशेष न्यायालय अधिनियम। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट्स आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। इस एक्ट में आपके कितने सेक्शन हैं? टोटल सेक्शन है 7 और मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं इस एक्ट में से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिसचीफ causing damage to public property other than the public property of the nature referred to in subsection 2 of section 3 shall be punished with। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके रिष्टिकारित करेगा, मिसचीफ करेगा, ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को छोड़कर जो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में दी गई हैं, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? तो आंसर है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। ठीक है, ऐसा कारावास जो कि 5 साल तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, whoever commits mischief doing any act in respect of any public property being public transportation or of telecommunication or any building, installation or other property used in connection therewith shall be punished। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है जो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में दी गई है, ठीक है, जैसे कोई ऑयल इंस्टॉलेशन से संबंधित, सीवेज वर्क या टेलीकम्युनिकेशन या कोई बिल्डिंग, तो जो उसकी पनिशमेंट होगी वो होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पनिशमेंट होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने से कम की नहीं होगी, लेकिन उसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकेगा और फाइन से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ठीक है, ये हमें कौन से सेक्शन में दिया गया है? ये हमें दिया गया है सेक्शन 4 में, कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है किसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से या फायर सब्सटेंस से, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट क्या दी है? शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड विद फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 साल से कम का नहीं होगा और जिसे 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है प्लस फाइन से दंडित होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर पूछा जाए आपसे इनेक्ट कब हुआ ये एक्ट, तो और इनेक्टमेंट डेट जो है वो है आपकी 16 मार्च 1984 और एनफोर्स कब हुआ ये एक्ट? तो हुआ 28 जनवरी 1984। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो बेल के रिगार्डिंग प्रोविज़न दिए गए हैं वो आपके दिए गए हैं सेक्शन 5 में। तो इस एक्ट में जानने के लिए इतना ही था, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्ट पे, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस एक्ट में कितने सेक्शन हैं? टोटल 10। देखते हैं इसकी इनेक्टमेंट डेट। इनेक्ट कब हुआ ये एक्ट? प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली? तो मिली 20 मई 1961 को। ठीक है, और इन्फोर्समेंट कब हुआ इस एक्ट का? तो वो हुआ 1 जुलाई 1961 को। क्वेश्चन देखेंगे। पहला, डाउरी मीन्स। ठीक है, डाउरी का क्या मतलब है? ये हमें दिया है सेक्शन 2 में, डेफिनेशन ऑफ डाउरी। आंसर है एनी प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी given or agreed to be given either directly or indirectly but does not include मेहर और डावर। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डाउरी क्या इंक्लूड नहीं करती, तो आपको ध्यान रखना है कि डाउरी मेहर या डावर इंक्लूड नहीं करती और मेहर को ही डावर बोलते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, ठीक है, दहेज देने और दहेज लेने के लिए क्या पेनल्टी है? आंसर इज imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and with fine which shall not be less than 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry whichever is more, ठीक है। तो जो व्यक्ति दहेज देता है या दहेज लेता है तो ऐसी कंडीशन में जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगा, जो कि 5 साल से कम का नहीं होगा, प्लस फाइन भी लगेगा, और फाइन जो है 15,000 रुपये से कम का फाइन नहीं होगा, या फिर जो डाउरी की वैल्यू है इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उतना फाइन पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, ठीक है। अगर कोई दहेज की डिमांड करता है तो उसकी क्या पेनल्टी है? अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि पेनल्टी अगर कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है तो उसकी पनिशमेंट हमें सेक्शन 3 में दी गई है, और सेक्शन 4 में हमें दिया गया है अगर कोई दहेज की डिमांड करता है तो कितनी पनिशमेंट होगी। तो आंसर इज imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and with fine which may extend to 10,000 rupees, ठीक है। अगर कोई डिमांड कर रहा है तो कितनी है सज़ा? imprisonment होगा उस व्यक्ति को, जो कि 6 महीने से कम का नहीं होगा, बल्कि उसे 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, प्लस फाइन भी देना होगा जो कि 10,000 रुपये तक एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एनी पर्सन ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी और ऑफ एनी मनी और बोथ एज अ शेयर इन एनी बिजनेस और अदर इंटरेस्ट एज कंसिडरेशन फॉर द मैरिज ऑफ हिज सन और डॉटर और एनी अदर रिलेटिव शैल बी पनिश्ड विद, ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को ऑफ़र करता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी न्यूज़पेपर में कि वो अपनी प्रॉपर्टी का शेयर या पैसे या बिजनेस में शेयर देगा या कोई अदर इंटरेस्ट देगा, अगर वो व्यक्ति उसके बेटे से या उसकी बेटी से शादी कर लेता है या उसके रिलेटिव से शादी कर लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पनिशमेंट कहाँ दी गई है? तो वो दी गई है सेक्शन 4A में, जो कि डील करता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट से। आंसर क्या होगा इसका? imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years or with fine which may extend to 15,000 rupees, ठीक है। तो यहाँ पर पनिशमेंट क्या है? imprisonment, जो कि 6 महीने से कम की नहीं होगी और जिसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर एंड नहीं दिया गया है और दिया गया है, ठीक है, या तो imprisonment से या फिर फाइन से, जो कि 15,000 रुपये तक का हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी पनिशमेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 7 हु शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। सेक्शन 7 के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत हुए ऑफेंस का संज्ञान कौन लेगा? तो आंसर इज क्या? आंसर इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। कौन कौन ले सकता है कॉग्निजेंस? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत हुआ कोई भी अपराध कैसा होगा? आंसर इज नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, और ये हमें कहाँ दिया गया है? सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु मे अपॉइंट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स? तो आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेक्शन 8B में हमें डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में दिया गया है, और सेक्शन 8B के सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि कौन अपॉइंटमेंट करेगा, और 8B के सब सेक्शन 2 में पावर्स और फंक्शंस बताए गए हैं डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब आ जाते हैं थर्ड एक्ट पे, जो कि है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इस एक्ट में भी टोटल कितने सेक्शन हैं? टोटल सेक्शन हैं 10। इनेक्टमेंट डेट है इसकी 23 दिसंबर 1986, और इन्फोर्स कब हुआ ये एक्ट? तो हुआ 2 अक्टूबर 1987 को। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अंडर सेक्शन 2C इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स, ठीक है। तो आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2C में दी गई है। आंसर देख लेते हैं इसका, द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन
her form or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or denigrating women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals. ठीक है, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का क्या मतलब है कि किसी वुमेन के फिगर, उसकी बॉडी या फॉर्म या पार्ट को डिसेप्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करना. ठीक है, तो वो होती है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेक्शन 3 डील्स विथ. सेक्शन 3 किससे डील करता है? आंसर इज प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. ठीक है, सेक्शन 3 किससे डील कर रहा है? आपका ऐसे एडवर्टाइजमेंट से जो कंटेन करते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, उसका प्रोहिबिशन कर रहा है सेक्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेक्शन 4 डील्स विथ. सेक्शन 4 किससे डील करता है? आंसर इज प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. सेक्शन 4 डील कर रहा है ऐसे पब्लिकेशन के प्रोहिबिशन से या ऐसे किसी बुक या पैम्फलेट के पब्लिकेशन से जो कि कंटेन करती है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इज पब्लिकेशन ऑफ एनी बुक विच इज केप्ट और यूज्ड बोना फाइड फॉर रिलीजियस पर्पस कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड ऑफेंस अंडर दिस एक्ट? क्या ऐसी कोई किताब जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए रखी गई है और कंटेन करती है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो क्या वो इस एक्ट के अंतर्गत अपराध है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं, ऐसा पब्लिकेशन अपराध नहीं है. और ये हमें कहाँ बताया गया है? सेक्शन 4 का जब हम प्रोविज़ो पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि ऐसी कोई भी पब्लिकेशन या ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो कि साइंस, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर या किसी ऐसी चीज़ के लिए किया जाता है जो कि पब्लिक गुड के लिए है, या फिर ऐसी कोई बुक जो रिलीजियस पर्पस के लिए रखी गई है, या कोई मंदिर या कोई मूर्ति वगैरह जो रिलीजियस पर्पस के लिए है, वो इस एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. पावर ऑफ enter and search under section 5 subsection 1 shall be exercised into a private dwelling house. सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो पावर दी गई है एंटर और सर्च की, क्या वो प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में यूज़ की जा सकती है? तो आंसर क्या है इसका? येस, बट विद वारंट. ठीक है, किसी ड्वेलिंग हाउस में प्रवेश किया जा सकता है और तलाशी ली जा सकती है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो तलाशी ले रहा है उसके पास वारंट होना चाहिए. बिना वारंट के आप किसी भी ड्वेलिंग हाउस में तलाशी नहीं ले सकते, ना ही एंटर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 शैल बी पनिशेबल. ऐसे व्यक्ति जो सेक्शन 3 के या सेक्शन 4 के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं, उनकी क्या पनिशमेंट है? तो सेक्शन 3 किसको प्रोहिबिट कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट को. और सेक्शन 4 किसको प्रोहिबिट कर रहा है? पब्लिकेशन को. ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं, उनकी जो पनिशमेंट है, तो यहाँ पर लिखा है ऑन फर्स्ट कन्विक्शन. अगर वो पहली बार दोषी पाए जाते हैं तो विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2,000 rupees, and on second or subsequent conviction with imprisonment for a term not less than 6 months but which may extend to 5 years, and also with a fine not less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees. अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो जब वो पहली बार दोषी पाया जाएगा तो पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट होगी, और वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है. ठीक है, वेदर सिंपल और रीग्रेस. और जो टर्म होगा वो कितना होगा? 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, प्लस फाइन के साथ उसको पनिश किया जाएगा जो कि 2,000 रुपये तक का हो सकता है. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति, ये तो फर्स्ट कन्विक्शन की बात हो गई. सेकंड कन्विक्शन में क्या बोल रहा है? जब कोई व्यक्ति दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो वो इम्प्रिजनमेंट से, जो कि 6 महीने से कम का नहीं होगा बल्कि उसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, प्लस फाइन से जो कि 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा और जिसे 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, तो ये दोनों पनिशमेंट आपको याद रखनी है. फर्स्ट कन्विक्शन पे कितनी पनिशमेंट है और सेकंड कन्विक्शन पे कितनी पनिशमेंट है.
लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस एक्ट का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ठीक है, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंस इस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है तो वो कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल होगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जो अपराध कंपनीज के द्वारा किए जाते हैं वो सेक्शन 7 में डिफाइन किए गए हैं, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्ट पे, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट में आपके जो टोटल चैप्टर हैं वो हैं 5 और जो सेक्शंस हैं टोटल वो हैं 37। ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ, इसकी इनेक्टमेंट डेट देखेंगे 13 सितंबर 2005। और ये एक्ट इन्फोर्स कब हुआ, इन्फोर्समेंट डेट क्या है इस एक्ट की, तो वो क्या है 26 अक्टूबर 2006। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक्ट। पहला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 2B चाइल्ड मीन्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो इस एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज B में दी गई है। चाइल्ड का क्या मतलब है? आंसर इज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इंक्लूड्स एनी अडॉप्टेड स्टेप ऑफ फोस्टर चाइल्ड। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम है, ठीक है, बिलो 18 ईयर्स है, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत चाइल्ड माना जाएगा। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? एडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड और फोस्टर चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 2I मजिस्ट्रेट मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है? सेक्शन 2I में दी गई है। आंसर इज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट में कौन कौन आ जाएंगे इस एक्ट में? JMFC आ जाएंगे और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स। सेक्शन 3 के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस क्या इंक्लूड करता है? डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है? घरेलू हिंसा। आंसर इज कॉजिंग फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज एंड इकोनॉमिक एब्यूज। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई किसी के साथ मारपीट कर रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज और इकोनॉमिक एब्यूज, ये पांचों ही चीज़ें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सेक्शन 8 हु शैल अपॉइंट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। ठीक है, सबसे पहली बात एक और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो वो दिया गया है सेक्शन 8 में। और अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, तो आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ। प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके कंट्रोल में रहेगा और किसके सुपरविजन में रहेगा, तो आंसर इज द मजिस्ट्रेट एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज imposed on him by the magistrate and the government by or under this act। ठीक है, तो किसके सुपरविजन में रहेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर? मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में रहेगा और वो सभी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जो उसके द्वारा मजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु शैल रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म if the aggrieved person so desires and forward a copy thereof to the magistrate and the protection officer having jurisdiction in the area where the domestic violence took place। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 2E में दी गई है। तो जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है वो कौन रिकॉर्ड करेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, तो वो सर्विस प्रोवाइडर करेगा। और सर्विस प्रोवाइडर हमें कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत बनाई गई सभी एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट कितने समय में डिस्पोज करने का प्रयत्न करेंगे, तो आंसर है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, फर्स्ट हियरिंग यानी कि जो पहली सुनवाई होगी उस तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत प्रत्येक एप्लीकेशन को डिस्पोज करने का प्रयत्न करेंगे। कितने दिनों में? 60 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट ऑर्डिनरीली बी। आंसर इज बियॉन्ड 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। जिस तारीख को
कोर्ट के द्वारा एप्लीकेशन रिसीव की जाती है उस तारीख से 3 दिन में फर्स्ट हियरिंग फिक्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 13 a notice of the date of hearing fixed under section 12 shall be given by the magistrate to the protection officer who shall get it served to the respondent and to any other person as directed by the magistrate। सेक्शन 13 के अंतर्गत जो फर्स्ट हियरिंग फिक्स की गई है उसका नोटिस मजिस्ट्रेट किसको देंगे? प्रोटेक्शन ऑफिसर को देंगे, जो रिस्पोंडेंट को वो नोटिस सर्व करेगा या किसी अदर पर्सन को जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा डायरेक्ट किया जाए। कितने समय में ऐसा नोटिस सर्व किया जाएगा? तो आंसर क्या है? विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days और सच फर्दर रीजनेबल टाइम एज मे बी अलाउड बाय द मजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट। ठीक है, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर रिस्पोंडेंट को ऐसा नोटिस सर्व करेंगे या ऐसे रीजनेबल टाइम में सर्व करेंगे जैसा कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अलाउ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। Where the magistrate has issued any direction under subsection 1 of section 14 regarding counselling, he shall fix the next date of hearing of the case. Answer is within a period not exceeding 2 months। जहाँ मजिस्ट्रेट कोई डायरेक्शन इशू कर रहे हैं सेक्शन 14 के सबसेक्शन 1 में काउंसलिंग को लेकर, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट हियरिंग की नेक्स्ट डेट कब फिक्स करेंगे? ऐसे पीरियड में जो 2 महीने से ज़्यादा का नहीं हो, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट डेट जो है हियरिंग की वो फिक्स की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, if the magistrate considers that the circumstances of the case so warrant and if either party to the proceeding so desires, he may conduct the proceeding under this act। Answer is in camera। ठीक है, सेक्शन 16 किससे डील कर रहा है? प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। कैमरे का मतलब यहाँ पर है बंद कमरे में, ठीक है, कैमरे में नहीं हो रही है प्रोसीडिंग। अगर मजिस्ट्रेट को सर्कमस्टेंसेस देख के केस की ऐसा लगता है या अगर कोई एक भी पार्टी ऐसा चाहती है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बंद कमरे में हो, तो सेक्शन 16 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट हैं वो प्रोसीडिंग को बंद कमरे में करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं और सेक्शन दिए गए हैं, तो हमें इसकी मैचिंग करनी है। सेक्शन 19 में कौन सा ऑर्डर दिया गया है? रेसिडेंस ऑर्डर। सेक्शन 18 में दिया गया है प्रोटेक्शन ऑर्डर। सेक्शन 22 में दिया गया है कंपनसेशन ऑर्डर। सेक्शन 20 में दिया गया है मॉनेटरी रिलीफ्स और सेक्शन 21 में दिया गया है कस्टडी ऑर्डर। ठीक है, तो ये सेक्शंस आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हु हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट के अंतर्गत क्षेत्र अधिकार किसको होगा? तो आंसर क्या है? द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, किसके पास है ज्यूरिसडिक्शन? JMFC के पास है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अंडर सेक्शन 29 एन अपील शैल लाई टू। सेक्शन 29 के अंतर्गत अपील किसको की जाएगी? तो आंसर क्या है यहाँ पर? द कोर्ट ऑफ सेशन within 30 days from the date on which the order made by the magistrate is served on the aggrieved person or the respondent as the case may be whichever is। तो सेक्शन 29 के अंतर्गत अपील किसको की जाएगी? सेशन कोर्ट को की जाएगी। ठीक है, और टाइमिंग क्या रहेगी अपील करने की? 30 days। उस तारीख से जिस दिन मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर बनाया गया है और अग्रीव्ड पर्सन या रिस्पोंडेंट को सर्व किया गया है, जो भी बाद में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 31 पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल विथ। सेक्शन 31 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑर्डर जो दिया गया है किसको? रिस्पोंडेंट को, उसके द्वारा अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया जाता है तो पनिशमेंट क्या होगी? आंसर इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both and shall be cognizable and non-bailable। ठीक है, तो जो imprisonment होगा वो either description का हो सकता है, यानी whether rigorous और simple, जो कि 1 साल तक का हो सकेगा, या फाइन से जो कि 20,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और ऐसा ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस एक्ट का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33
If any protection officer fails or refuses to discharge his duties as directed by the magistrate in the protection order without any sufficient cause, answer is he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both. ठीक है, सेक्शन 33 के अंतर्गत यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने में फेल हो जाता है या मना कर देता है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा डायरेक्ट की गई हैं उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर में बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, तो जो पनिशमेंट होगी उसकी वो इम्प्रिजनमेंट होगी और आइदर डिस्क्रिप्शन की होगी। ऐसे समय के लिए हो सकेगी जो कि 1 साल तक का होगा, या फाइन से वो दंडित किया जाएगा जो कि 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का रिवीजन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्ट है मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इस एक्ट में जो टोटल चैप्टर हैं वो है 4 और टोटल सेक्शन है इस एक्ट में 26। इस एक्ट को प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिली, तो वो मिली आपकी 7 फरवरी 2012 को। इस एसेंट को पब्लिश कब किया गया, तो वो किया गया 10 फरवरी 2012 को। ठीक है, और ये एक्ट जो है इन्फोर्स कब हुआ, तो वो हुआ 15 फरवरी 2012 को। चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A एक्ट मीन्स, ठीक है, 2A में एक्ट की डेफिनेशन दी गई है और उसका मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, इस एक्ट में जहाँ भी एक्ट आएगा वहाँ पर उसका मतलब निकाला जाएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C कोड मीन्स जहाँ पर भी कोड वर्ड आएगा वहाँ पर उसका मतलब निकाला जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, कोड हो जाएगा यहाँ पर CRPC और एक्ट हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु शैल एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना कौन करेगा, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन 3 में। तो आंसर इज द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश द स्पेशल कोर्ट्स and shall be presided over by a judge to be nominated by the state government with the occurrence of the High Court, and no person shall be qualified for the nomination as a judge of a special court unless he is a member of higher judicial service and is or has been a session judge, additional session judge in the state। ठीक है, तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट कौन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी एक जज को जो स्पेशल कोर्ट को प्रिसाइड करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट किसकी ऑकरेंस से करेगी, हाई कोर्ट की। ठीक है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति स्पेशल कोर्ट के जज के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो हायर जुडिशियल सर्विस का मेंबर ना हो। ठीक है, या वो स्टेट में सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन बिफोर अ स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा स्पेशल कोर्ट के समक्ष, तो वो कौन होगा, वो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये हमें दिया गया है सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन अपील अंडर सेक्शन 9 शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट एंड सेंटेंस ऑफ अ स्पेशल कोर्ट टू द हाई कोर्ट। सेक्शन 9 के अंतर्गत जो अपील की जाएगी वो कितने समय में की जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 30 डेज। ठीक है, 30 दिन में की जाएगी, और किसके समक्ष की जाएगी, हाई कोर्ट के समक्ष की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द हाई कोर्ट में ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर स्पेशल कोर्ट अंडर विच सेक्शन। तो सेक्शन 10 में ये चीज़ बोली गई है कि जो हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी केस को एक स्पेशल कोर्ट से दूसरी स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेशल कोर्ट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ द ट्रायल ऑफ द केस विद इन अ पीरियड ऑफ ... फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफ़र। तो आंसर क्या है इसका, 1 ईयर। स्पेशल कोर्ट किसी भी केस का जो ट्रायल है उसको डिस्पोज करने की कोशिश करेगी 1 साल के अंतर्गत, जिस दिन से वो केस इंस्टीट्यूट होता है या उस स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ईयर की लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ पावर टू कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में प्रॉपर्टी के कॉन्फिस्केशन की बात की गई है।
ठीक है। कॉन्फिस्केशन मीन्स क्या होता है, अभिग्रहित करना। तो सेक्शन 13 बोल रहा है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ऑथराइज्ड ऑफिसर शेल सर्व अ नोटिस अपॉन द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom द एप्लीकेशन इज मेड। ऑथराइज्ड ऑफिसर नोटिस सर्व करेगा उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो आंसर क्या है उसका, मिनिमम 30 डेज, ठीक है, 30 दिन में नोटिस सर्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरी प्रोसीडिंग फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी और बोथ शेल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ ... फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 मंथ्स। सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो नोटिस सर्व किए गए हैं उस तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर कॉन्फिस्केशन की सभी प्रोसीडिंग डिस्पोज की जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर भी टाइम लिमिट दी गई है। इस एक्ट में टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा दी गई है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर द इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 14 एनी मनी और प्रॉपर्टी और बोथ रेफर्ड टू इन द सेड नोटिस आर ट्रांसफर्ड बाय एनी मोड, ट्रांसफर शेल बी, आंसर इज नल एंड वॉइड, ठीक है। सेक्शन 14 के अंतर्गत नोटिस इशू करने के बाद कोई मनी या प्रॉपर्टी या दोनों जो उस नोटिस में बताए गए हैं और वो मनी या प्रॉपर्टी या दोनों ट्रांसफ़र की जाते हैं किसी भी मोड में, तो ऐसा ट्रांसफ़र जो है इस एक्ट के अंतर्गत नल और वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपील शैल लाई अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर बिफोर, आंसर इज हाई कोर्ट विद इन 30 डेज एंड शैल बी डिस्पोज्ड विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। अपील जो है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर के अगेंस्ट में लाई करेगी। किसके समक्ष की जाएगी अपील, हाई कोर्ट के समक्ष 30 दिन के अंदर, और हाई कोर्ट ऐसी अपील को डिस्पोज करेगा 6 महीने के अंदर। और अपील के रिगार्डिंग हमें प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्सन अफेक्टेड मस्ट बी सरेंडर और डिलीवर्ड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और मनी टू द कंसर्न्ड ऑथराइज्ड ऑफिसर और टू एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। ऐसा व्यक्ति जो अफेक्टेड है वो सरेंडर कर सकता है या डिलीवर कर सकता है प्रॉपर्टी या मनी के पोजीशन को ऑथराइज्ड ऑफिसर को या ऐसे व्यक्ति को जो ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा ऑथराइज किया गया है। कितने दिनों के अंदर करेगा, विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Where an order of confiscation made under section 15 is modified or annulled by the High Court in appeal, or where the person affected is acquitted by the special court, the money or property or both shall be returned to the person affected, and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof, including the money so confiscated with the interest at the rate of which % per annum thereon calculated from the date of confiscation। तो सेक्शन 19 जो है वो बात कर रहा है रिफंड की। कॉन्फिस्केटेड मनी या कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी के रिफंड की बात कर रहा है सेक्शन 19, ठीक है। जहां सेक्शन 15 के अंतर्गत कोई ऑर्डर दिया जाता है कॉन्फिस्केशन का और वो ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा मॉडिफाइड किया जाता है या एनल किया जाता है अपील में, या जहां व्यक्ति अफेक्टेड है और दोष मुक्त कर दिया गया है स्पेशल कोर्ट के द्वारा, तो जो मनी है या प्रॉपर्टी या दोनों रिटर्न किए जाएंगे उस व्यक्ति को जो अफेक्टेड है। और ऐसे केस में जहां पर प्रॉपर्टी को रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का प्राइस और मनी जो कॉन्फिस्केट किए गए, अभिग्रहित किए गए थे, 5% के इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, रिटर्न करेंगे। और ये जो रिफंड होगा वो कॉन्फिस्केशन की तारीख से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे जो है वो परसेंट ही पूछेगा कि कितने % रिफंड किया जाएगा, तो आप ध्यान रखना कि 5% रिफंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 24, ठीक है। सेक्शन 24 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं करता, तो हम चेक करते हैं। पीरियड ऑफ अपील 30 दिन है, सही है। केस का डिस्पोजल 1 साल में हो जाना चाहिए, ये भी सही है। केस को ट्रांसफ़र करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास है, ये भी सही है। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये हमें सेक्शन 13 में दिया गया है और सेक्शन 14 में हमें नोटिस दिया जाएगा कॉन्फिस्केशन का, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का, विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं कर रहा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट सेक्शन 3, कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय स्पेशल कोर्ट सेक्शन 4, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन सेक्शन 6 में दिया गया है। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट सेक्शन 9 में नहीं दिया गया है, ये दिया गया है हमें सेक्शन 8 में, और सेक्शन 9 में हमें दिया गया है अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। ठीक है, तो आज इस तरह से हमने एक ही वीडियो में 5 सब्जेक्ट्स का रिवीजन किया। नेक्स्ट सेशन में हम स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस ऑन मोटर व्हीकल एक्ट। जो भी नेक्स्ट सेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसका वीडियो आप मिस कर देंगे। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।